बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बखैर राखली। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे यानी अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये देखेंगे कि जब अल्फ़ा इमिशन होती है तब न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, जब बीटा इमिशन होती है तब क्या चेंजेस आती है और गामा इमिशन की सूरत में क्या चेंजेस आती है। फिर हम इन तीनों रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक रैंडम प्रोसेस है। But before going to today's topic, let me ask you a question from my previous lecture, and that is the mass of beryllium is 1.33 into 10 raised to the power minus 26 kilograms. A proton and a neutron have a mass of about 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kilograms. For the nucleus of beryllium, determine the mass defect, the binding energy and the binding energy per nucleon. So it's very simple. हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि मास डिफेक्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ न्यूक्लियस माइनस द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। सो कंस्टिट्यूएंट्स इस केस में जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी चार बेरिलियम के अंदर प्रोटॉन्स है। जनरल फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Z टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये Z प्रोटॉन की तादाद है, A माइनस Z न्यूट्रॉन की तादाद है। प्रोटॉन की तादाद को प्रोटॉन की मास से मल्टीप्लाई करें, न्यूट्रॉन की तादाद को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करें, इनका सम लें और इस सम से मास ऑफ the total nucleus subtract कर लें and now if I substitute the values, remember चूँकि यहाँ पर यूनिट्स किलोग्राम्स में दिए गए हैं तो हमारे पास जो मास डिफेक्ट आएगा वो भी किलोग्राम्स में आएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को हम जाउल्स में कैलकुलेट करेंगे एंड इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी जाउल्स में होगी। इसको आप फिर अकॉर्डिंगली मास को आप यूनिफाइड मास में लेके जा सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स में लिख सकते हैं और बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। बहरहाल चूँकि यूनिट्स ऑलरेडी किलोग्राम्स में है तो मैं इसको किलोग्राम्स में लिखूँगा और वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि किस तरह किलोग्राम से आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या किलोग्राम से आप यू में जा सकते हैं यूनिफाइड मास में या जॉल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो डेल्टा एम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ Z इज़ 4 चूँकि मास चार्ज नंबर 4 है। Z is 4 and mass of proton is given to be 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kilograms and मैं फ़िलहाल किलोग्राम साथ नहीं लिख रहा। प्लस A minus Z, A is 8, Z is 4 multiplied with mass of neutron that is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 एंड देन इसके साथ मल्टीप्लाइड है और इस पूरे सम से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास ऑफ द टोटल न्यूक्लियस एंड दैट इज़ 1.33 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम। वो भी किलोग्राम्स में, बस यूनिट फिलहाल नहीं लिखते, एंड में आंसर के साथ लिख लेंगे। सो ये 4 इंटू 1.67 है, ये भी 4 इंटू 1.67 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 दफ़ा 4 इंटू 1.67 तो मैं ये भी कह सकता हूँ यानी 8 इंटू 1.67 एंड मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 27 ये, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.33 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 26 एंड इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ से क्या आता है, 6 आता है और 3 आता है और
13.36 इंटू 10⁻⁻27 माइनस ये 1.33 इंटू 10⁻⁻26 है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 10⁻⁻27 है तो इसको भी मैं 10⁻⁻27 लिखता हूँ, या फिर इसको मैं 10⁻⁻26 लिखूँगा ताकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकूँ। सो इसलिए मैं इसको 13.3 इंटू 10⁻⁻27 लिख रहा हूँ। 10 पे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये 13.3 हो गया, डिवाइड किया तो ये 10⁻26 से -27 हो गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। सो 0.06 इंटू 10⁻⁻27 इतने किलोग्राम्स इसमें मास डिफेक्ट है। इन दोनों के मास इसमें फ़र्क है, यानी कंस्टिट्यूएंट के मास और न्यूक्लियस के मास। सही है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें सही तरह से तो 6 इधर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻, ये फर्दर -29 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट ए। एंड देन इसके सेकेंड पार्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के लिए, यानी बी के लिए ये ए है, बी के लिए हम इसी मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 6 इंटू 10⁻⁻29 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर ऑफ सी, सी इज 3 इंटू 10⁻8 and if I multiply these two I get result in joules. So here it's square of c. So अगर आप 9×54 इंटू 10⁻, यहाँ -29 है, ये 16 हो जाएगा तो ये -13 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 5.4 कर लूँ तो ये -13 की बजाय 12 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10 पे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया। जब डिवाइड किया तो 5.4 बना, मल्टीप्लाई किया तो रेस्ट -13 से -12 हो। इतने जाउल इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। और अब अगर मुझे क्या चाहिए, पर न्यूक्लियन चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन, तो उसको 8 पे डिवाइड करूँगा, यानी मास नंबर पे। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे मेरे पास वंस अगेन इसको मैं 54 इंटू 10⁻⁻13 लिख लेता हूँ ताकि मैं डिवाइड कर सकूँ, ठीक है। 8 पे 8 चूँकि मास नंबर है तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी जाउज में होगी ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियन की तादाद इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका नंबर। सो 6.75 इंटू 10⁻⁻13 जाउल्स, इतने जाउल इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एनी एटम। यहाँ पर हमने बेरिलियम की एग्जांपल ली थी, और आप किसी भी न्यूक्लाइड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, यही मेथड होगा। सो इसके साथ ही हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो रेडियो एक्टिविटी जो है सबसे पहले 1896 में पेरिस में फ्रांस में एक साइंटिस्ट था जिसने, इसका नाम था हेनरी बैकरल। उसने बाई चांस रेडिएशंस को डिस्कवर किया, यानी एक्सीडेंटली। किस तरह, वो एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट इस हवाले से था, यानी वो
मुख्तलिफ़ मटीरियल को एक्सरेज में उसने नोटिस किया था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जिनको जब एक्सरेज के सामने एक्सपोज किया जाए तो वो ग्लो करते हैं, और जब आप एक्सरेज को स्विच ऑफ भी करें वो तब भी ग्लो करने लगते हैं। तो वो ये देखना चाह रहा था कि क्या इसका रिवर्स भी मुमकिन है, यानी किसी चीज़ को ब्राइट लाइट में रखें और फिर उसको जब डार्क में ले आएँ तो वो एक्सरेज इमिट करे। तो वो इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देखना चाह रहा था। वो अब उस मकसद के लिए उसने यूरेनियम का एक सैंपल उठाया था, एक यूरेनियम उसने लिया था और उसको एक फोटोग्राफिक पेज में रैप किया था। उसने एक रैपर लिया, उसके अंदर उसने उसको बंद किया और फिर उसको अपने लैब के ड्रायर में रखा, इस इंतज़ार में कि किसी दिन ब्राइट सनलाइट होगी, सनी डे होगा तो वो उसको सनलाइट में रखेगा और फिर देखेगा कि क्या उसके अंदर जो है वो सारा फिनोमेना होता है या नहीं, यानी जिसका हमने जिक्र किया। बहरहाल उसने जब कुछ दिनों तक उसको उधर ही रखा, उस सनी डे के इंतज़ार में, जब उसने उसको खोला तो बड़ा हैरान रह गया कि उस सोर्स ने उस फोटोग्राफिक प्लेट को इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ था। तो इससे वो इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ से इस सोर्स से कुछ निकला है और उस वजह से उसने फोटोग्राफी प्लेट को इफ़ेक्ट किया है। उससे क्या निकला था वो देखने के लिए इसने फर्दर फिर इस पे काम किया और उसने कई तरह की रेडिएशंस की बात की, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा, गैमा। बहरहाल इसके बाद उसके कुछ स्टूडेंट्स यानी इसमें फेमस जो है मैरी क्यूरी और पायर क्यूरी, उन लोगों ने जो है उसके स्टूडेंट्स थे, इसके ऊपर काम किया। रेडियम और पोलोनियम उन लोगों ने डिस्कवर किए, फर्दर रेडियोएक्टिव सोर्सेस यूरेनियम के अलावा। बहरहाल रेडियोएक्टिविटी है क्या, अब हम इसको किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं इस रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी पे और फर्दर इसमें जो है मज़ीद एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर करने पे इन लोगों को 1903 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बहरहाल रेडियोएक्टिविटी है क्या, ठीक है। तो नेचर के अंदर जो है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो नेचुरली टूट फूट का शिकार होते हैं। उसमें से रेडिएशंस इमिट होती है जिनको हम बाद में तफसील से पढ़ते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ठीक है। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट होते हैं उस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। सो द phenomena of the spontaneous disintegration of heavier न्यूक्लियाई, हेवियर से मतलब जिनका चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा हो, ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई along with the emission of 3 types of radiations, यानी अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। किसी हैवी न्यूक्लियस का किसी लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज होना और साथ में इन कुछ 3 तरह की रेडिएशंस को इमिट करना, यानी अल्फ़ा, बीटा और गैमा, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशंस क्या होते हैं? रेडिएशन इज जस्ट द एनर्जी that is emitted by an unstable material in order to gain stability. किसी मटेरियल की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो जो
रेडिएशंस इमिट करता है, जो एनर्जी इमिट करता है उसको रेडिएशन कहते हैं। और ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये वेव भी हो सकते हैं, ये डुअल भी हो सकते हैं, पार्टिकल एंड वेव। बहरहाल यहाँ पर हम 3 तरह की रेडिएशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा रेडिएशंस की। अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, तो मैं अल्फ़ा पार्टिकल कहूँगा, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये इन 3 रेडिएशंस में से एक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका मास जो है ये हीलियम की न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, इनका कंबाइन सिस्टम होता है, इसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। और मज़ीद ये कि इसका जो चार्ज होता है, ज़ाहिर है कि इसमें 2 प्रोटॉन हैं तो इसका चार्ज नंबर 2 है। और अगर इसके चार्ज की बात की जाए तो 2e उसका चार्ज है, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है एलिमेंट्री चार्ज है। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. So it means the charge of alpha particle, मैं इसको स्मॉल q से डिनोट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फिज़िक्स में मोस्टली हम q एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन या फिशन वगैरह में एनर्जी इमिट होती है, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल q से लिखता हूँ। q इज़ 3.2 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 coulombs। तो ये इसका चार्ज है। मास अगर इसका देखें तो चूँकि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं, जैसे पहले भी हमने बात की थी, तो हीलियम की न्यूक्लियस का मास इसका होता है। तो अगर हम इसके मास नंबर की बात करें तो वो है 4, जबकि इसके मास की अगर बात की जाए, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, सो दैट इज़ 4.0026 और 7 जो भी है, बहरहाल इतनी यू, ठीक है। ये इसका मास है, यूनिफाइड मास में मैंने लिखा है न्यूक्लियर मास में। और जब अगर इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी को देखा जाए, हाई आयनाइजेशन एबिलिटी, और लो पेनिट्रेशन एबिलिटी इसकी होती है। इसकी आयनाइजेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी पेनिट्रेशन कम होती है। आयनाइजेशन क्यों ज़्यादा? ज़ाहिर है ये हैवी पार्टिकल है और उसका चार्ज ज़्यादा है, तो ये जैसे ही किसी भी मीडियम के अंदर से पास होता है ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, पेनिट्रेशन इसकी कम होती है। इवन एयर में भी इंतहाई कम डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है। पेनिट्रेशन इसकी इसलिए कम है कि इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है, वो इंटरेक्शन ज़्यादा करता है, ठीक है। सो इट्स इंटरेक्शंस आर मोर एज़ कम्पेयर टू अदर, सो इट हैज़ लो पेनिट्रेशन एबिलिटी, ठीक है। अब ये बातें इसके मुतालिक आपको याद होनी चाहिए। जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से इमिट हो जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन जो है सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल की नहीं, किसी भी रेडिएशन की इमिशन, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक रैंडम प्रोसेस। आप कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस न्यूक्लियस से जो है किस टाइम रेडिएशंस इमिट होंगी। इवन अगर वो रेडिएक्टिव एलिमेंट का भी हो तब भी आप इसके बारे में कम से कम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, किसी भी लम्हे हो सकता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन अभी तक थ्योरेटिकली हम जस्टिफाई नहीं कर पाए थे जब तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई थी। सो क्वांटम मैकेनिक्स इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो जिस एनर्जी के साथ कैद होता है, जब ये इमिट होता है तो उसकी उतनी एनर्जी नहीं होती। तो ये हमेशा से एक सवाल रहा कि किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल जो है इतने डीप पोटेंशियल वेल से निकल आता है। ऑलमोस्ट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गहरे किसी कुएं में है, और वो 5 और 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
उसकी एनर्जी होती है, तो यह कैसे पॉसिबल है? सो क्लासिकली इसका जवाब मुमकिन नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। वो एक ऐसा इफेक्ट है जो अल्फा इमिशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट वो आप जब क्वांटम मैकेनिक्स हायर क्लासेस में अगर कभी ज़रूरत पड़ी वो पढ़ेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि अल्फा पार्टिकल इज जस्ट द हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम with 2 protons and 2 neutrons। एंड इसकी ये प्रॉपर्टीज़ याद रखें। हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जनरल जो किसी रेडियो एक्टिव से एलिमेंट से जब अल्फा इमिट होता है तो उसकी जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह हम लिख सकते हैं। सो जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन इसका ये है, फॉर एग्जांपल एक्स कोई न्यूक्लाइड है जिसका चार्ज नंबर जी है, जिसका मास नंबर ए है, और उससे हम कहते हैं कि अल्फ़ा इमिट हुआ। जब अल्फ़ा इमिट होता है तो इससे कोई और न्यूक्लियस बन जाता है एंड दैट इज़ वाई। बट उस नए न्यूक्लियस की जो है उसका चार्ज नंबर भी डिफरेंट होगा, उसका मास नंबर भी डिफरेंट होगा। उसका चार्ज नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम A-4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ इमिट हुआ है और अल्फ़ा का चार्ज मास नंबर जो है वो 4 है, तो इसलिए मास नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और चार्ज नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज भी कंजर्व्ड है और चार्ज नंबर कंजर्व्ड है। हेड्रॉन नंबर इसको कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर, वो भी कंजर्व्ड है। सो ये 2 है, इसलिए यहाँ पर G-2 होगा और साथ में एनर्जी इमिट होगी। ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वंस अगेन बाइंडिंग एनर्जी के ज़रिए। और अगर मैं इसकी अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूँ, फॉर एग्जांपल एक यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लाइड है 92 और 238। इससे जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो ये हो जाएगा सम अदर एलिमेंट विद mass number 234 and charge number 90, so that is thorium। 90 और 234 साथ में अल्फा पार्टिकल, साथ में हीट, कोई एनर्जी, सॉरी, ठीक। सो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल को। अब दूसरा जो है हमारे पास दूसरी तरह की जो रेडिएशन है वो बीटा है। दूसरा है बीटा पार्टिकल। सो बीटा पार्टिकल, ये बीटा रेडिएशन। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो चार्ज इसका जो है वो होता है 1e, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन जितना, बट -1e और +1e दोनों हो सकता है। सो मैं यहाँ पर +-1e लिखूँगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो -e, अगर प्रोटॉन है तो +e, इसका चार्ज तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी इंटरमीडिएट है, अल्फ़ा से कम है लेकिन बीटा से गामा से ज़्यादा है। सो आयनाइजेशन एबिलिटी इंटरमीडिएट है और पेनिट्रेशन निस्बतन इसकी अल्फ़ा से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल होता है, ये डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन गामा से कम होगी। सो इंटरमीडिएट आयनाइजेशन मतलब ये है कि अल्फ़ा से कम और गामा से ज़्यादा। फिर पेनिट्रेशन भी इसकी इंटरमीडिएट है, यानी इसकी रेंज जो है, रेंज 1 मीटर इन एयर, हवा में ये 1 मीटर तक करीबन जा सकता है और फिर ये मतलब इसकी एनर्जी यूज़ हो जाती है। और इस तरह ये अगर किसी मेटल में है तो 5 to 10 मिलीमीटर ये
मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, इसकी रेंज होती है। जहाँ तक अल्फ़ा पार्टिकल की बात है तो ये फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर, और मेटल की बिल्कुल सरफेस पे ही ये रिएक्शन कर लेता है, इंटरेक्शंस कर लेता है और उसको आयोनाइज कर लेता है उस मटेरियल को जिसमें ये पेनिट्रेट हो जाता है। बहरहाल ये इंटरमीडिएट है बीटा पार्टिकल। और इसकी अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन की, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल कोई न्यूक्लाइड है, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इससे बीटा निकलता है, तो अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा, इसका मास नंबर हेड्रॉन नंबर 0 है, कोई न्यूक्लियॉन्स नहीं है, तो एक्स से अगर वाई बनेगा तो उसका न्यूक्लियॉन नंबर वही रहेगा, लेकिन चार्ज नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। किस तरह फ़र्क पड़ेगा? अगर बीटा नेगेटिव निकला है तो फिर यहाँ पर +1 होगा, जी में 1 ऐड हो जाएगा ताकि चार्ज नंबर कंजर्व्ड रहे। और अगर -1 निकला है, अगर +1 निकला होता तो यहाँ पे मैं -1 लिखता, और साथ में एक और पार्टिकल भी निकलेगा बीटा के अलावा, और वो पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। क्या इसको क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। और अगर ये बीटा प्लस होता तो फिर बीटा प्लस के केस में G-1 A, क्यों? चार्ज नंबर कंजर्व रखने के लिए यहाँ पर -1 होगा क्योंकि उसका कोई हेड्रॉन नंबर नहीं है, न्यूक्लियॉन नंबर नहीं है, और साथ में सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलेगा। सो ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और जैसा कि मैंने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन जो है क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसको हम क्वांटम टनलिंग के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। बीटा पार्टिकल के केस में यह होता है कि जब बीटा इमिशन होती है, ये कब इमिट होता है? जब ज़ाहिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि मटेरियल चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर किसी मटेरियल का चार्ज नंबर चेंज हो जाता है तो वो एक न्यूक्लियस से किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस बन जाता है। लेकिन ये है कि ये कब ऐसा होता है? जब मास नंबर पे देख फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा चेंज आया है कि जिसके ज़रिए से न्यूक्लियन की तादाद में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जब किसी न्यूक्लियस का कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो तब न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में जाता है तो बीटा माइनस निकलता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है तो पॉजिट्रॉन निकलता है, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक। और चूँकि प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल है न्यूट्रॉन के मुकाबले में, इसलिए बीटा प्लस की इमिशन के बड़े कम चांसेस होते हैं। अगर आपको कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जो है वो बीटा प्लस निकला है या माइनस पॉजिट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ बीटा कह दे तो आप हमेशा इसको बीटा नेगेटिव ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका बड़ा रेयर चांस होता है, लेकिन ये भी मुमकिन है। ठीक है। और बीटा नेगेटिव जब निकलता है तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा। अच्छा, एक और बात इसके ऊपर, इसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो है किसी सोर्स से निकलते हैं तो इनकी एनर्जी हमेशा, किसी पार्टिकुलर सोर्स के अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी हमेशा एक जैसे होती है। लेकिन बीटा इमिशन के केस में ऐसा नहीं होता। बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। वजह यह है कि ये अकेला नहीं निकलता, साथ में एक और पार्टिकल भी होता है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, डिपेंडिंग कि वो पॉजिट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तीसरी जो रेडिएशन है, दैट इज़ गामा।
गामा रेज, ये एक्स रेज की तरह फोटॉन्स होते हैं। क्या? हाई एनर्जी फोटॉन्स। लेकिन एक्स रेज से इस सेंस में डिफरेंट होते हैं कि इनका ऑरिजिन डिफरेंट। एक्स रेज एटम से निकलते हैं या किसी एक्सेलरेटेड चार्ज से। फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की बात करें तो वो एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, इनर शेल ट्रांजिशन होती है, तो उसके नतीजे में एक्स रेज निकलते हैं। यानी हायर शेल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है तो एक्स रेज इमिट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज वो भी फोटॉन्स होते हैं, गामा रेज भी फोटॉन होते हैं। लेकिन गामा रेज कब इमिट होते हैं? जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है तो तब उससे फोटॉन्स निकलते हैं। एक्स रेज एक और तरह से भी निकल सकते हैं, वो अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी हेवी न्यूक्लियस के करीब जाता है तो उसे ब्रेक लग जाती है, और उस ब्रेक लगने से उसकी काइनेटिक एनर्जी दो तरह से डिवाइड हो जाती है, यूज़ हो जाती है। एक हीट में, सराउंडिंग को हीट मिल जाती है, और कुछ हिस्सा उसका कंटिन्यूस एक्स रेज में हमें मिलता है। बहरहाल वो भी फोटॉन्स है, ये भी फोटॉन्स है, लेकिन ये फोटॉन न्यूक्लियस से निकलते हैं, ऑरिजिन उनका डिफरेंट है। तो हाई एनर्जी फोटॉन्स कब निकलते हैं? व्हेन एन एक्साइटेड न्यूक्लियस डिकेज या डी एक्साइट्स, तब उससे निकलते हैं गामा रेज। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखें, इसकी हाई पेनिट्रेशन, ये अल्फ़ा की हाई आयनाइजेशन थी, इसकी हाई पेनिट्रेशन है और लो आयनाइजेशन है। ये चूँकि चार्ज्ड नहीं होता तो ये खुद इस तरह आयोनाइजेशन नहीं काज कर सकता, डायरेक्ट आयोनाइजेशन नहीं करता, ये इनडायरेक्टली आयोनाइज कर सकता है। मतलब ये है कि ये किसी हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में पास होता है तो चूँकि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो पेयर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जब किसी हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में पास होता है तो स्प्लिट हो जाता है इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, और वो फिर बीटा डीके की तरह इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है वो फिर चूँकि आगे जाकर आयनाइजेशन काज कर सकते हैं, इसलिए ये गामा रेज जो होते हैं ये इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये भी आयनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा इनकी आयनाइजेशन की एबिलिटी कम होती है। हाँ, पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो चूँकि इसकी इंटरेक्शन बहुत कम होती है इसलिए ये डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, इवन कई ऑलमोस्ट 1 फीट तक किसी एल्यूमिनियम की शीट से भी ये पास हो जाते हैं। सो इसकी पेनिट्रेशन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर अगर मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखूँ, किसी न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे बना लूँ जो कि एक्साइटेड है, मैं एक्साइटेड न्यूक्लियस शो कर रहा हूँ, तो जब वो डी एक्साइट होता है न इसके चार्ज नंबर पे फ़र्क पड़ता है न इसके मास नंबर पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसका चार्ज भी ज़ीरो है, इसका मास रेस्ट मास ज़ीरो है और चार्ज भी ज़ीरो है। तो बीटा या गामा इमिशन के नतीजे में न न्यूक्लियस के चार्ज पे फ़र्क पड़ता है न इसके मास पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये है कि एनर्जी इमिट हो जाती है गामा रेज के फॉर्म में। सो गामा इज़ हाई एनर्जी फोटॉन। एंड अब ये जो है लास्ट जो हमारा टॉपिक है यानी स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस क्यों है? न्यूक्लियर डिके जो है या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस क्यों है? स्पॉन्टेनियस इस सेंस में है कि ये नॉट अफेक्टेड बाय any
नेबरिंग न्यूक्लियस। इसके किसी कोई न्यूक्लियस जब डिके होता है तो ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता कि इसके पड़ोस में कोई दूसरा न्यूक्लियस पड़ा है वो डिके हो रहा है या नहीं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये बिल्कुल दूसरे न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियाई जब होते हैं ना इकट्ठे, एटम्स की तरह नहीं होते कि एटम्स को आप इकट्ठा रख के तो वो इंटरैक्ट करते हैं। न्यूक्लियाई डू नॉट इंटरैक्ट। इफ़ यू हैव अ सैम्पल ऑफ डिफरेंट न्यूक्लाइड्स दे डू नॉट, न्यूक्लियाई आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन इंटरैक्ट करते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स की वजह से। न्यूक्लियाई ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनके चार्ज की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। बहरहाल ये जो रेडियोएक्टिविटी है या इनकी जो डिसइंटीग्रेशन है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो है साथ में कोई नेबरिंग न्यूक्लियस है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा न्यूक्लियस डिके होगा कौन सा नहीं पता चल सकता। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें ये है, नॉट इफेक्टेड बाय chemical factors, chemical reactions और external factors। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता और किसी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि ये रैंडम है। रैंडम किस तरह है? इसमें आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके हो जाएगा। और दूसरा ये है कि एवरी न्यूक्लियस हैज सेम चांस ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। ये बातें इसके मुताबिक याद रखें कि हम कभी भी किसी न्यूक्लियस के बारे में ये नहीं कह सकते कि अभी प्रिडिक्ट होने जा रहा है। सो इट्स अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की अमान में रहें।